IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ये सिंगेज बुक के थ्रू कर रहे हैं और हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को बहुत प्रॉपर्ली कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 7th चैप्टर आपका है हाइपरबोला, उसमें हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमने एक स्टैंडर्ड तरीका देखा है कि हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, जैसे हमने एलिप्स में सीखा था, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, और उसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन सारे कंसेप्ट्स को हम कर रहे हैं कंसोलिडेट। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। आई होप आपको हर एक बारी की हर एक चीज़ पता है, हर वो चीज़ पता है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। हम सिंगेज बुक जो कि आपके पूरे 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड करती है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हम सारे पार्ट्स बहुत प्रॉपर्ली कर रहे हैं और हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल मैनर में कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उसे कंसोलिडेट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइजेज में हर वेराइटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और फिर फाइनली JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट आज के लिए जो आपके लिए अनफोल्ड होती हैं चीज़ें वो ये रहा आज का आपका पहला सवाल, पहला क्वेश्चन। देखते हैं ज़रा क्या क्या लिख रहा है और बात करते हैं। देखना, एन एलिप्स एंड आ हाइपरबोला हैव देयर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल मतलब बेसिकली मेजर एक्सिस है ना, तो एलिप्स में अगर वो मेजर एक्सिस है तो हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसवर्स एक्सिस। याद आ रही है आपको ये बात? अलोंग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो उसी तरीके से है कि सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके, तो एक्स एक्सिस अगर एलिप्स का मेजर एक्सिस है तो यहाँ पर वो हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस है, और अगर वाई एक्सिस एलिप्स का माइनर एक्सिस है तो यहाँ पर वो हाइपरबोला के लिए कॉन्जुगेट एक्सिस है। इतनी सी बात वो कह रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो कहानी तो सॉर्टेड सी है सर। हैव कॉमन फोकाई सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2√3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो उनके आपस में इंडिविजुअल फोकाई है, यानी जो एलिप्स के फोकाई के बीच का डिस्टेंस है और जो आपके हाइपरबोला के फोकाई का डिस्टेंस है वो है 2 टाइम्स √3। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? यानी मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ सर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है E, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, घबराइएगा मत। मान लो हम कहते हैं कि सर एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है मैं उसे स्मॉल e से डिनोट करता हूँ, और लेट्स से हम हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को ई डैश से डिनोट करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। वो एक बड़ी सिंपल सी बात करें कि जो कॉमन मतलब जो कॉमन फोकाई सेपरेटेड है वो किससे डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2√3 से। यानी कि अगर मैं आपसे अब याद दिलाऊं दोनों बातें, तो आई होप आपको दोनों ही बातें याद हैं कि सर चाहे एलिप्स हो या हाइपरबोला, है ना, मैं दोनों चीज़ें बना दे रहा हूँ। अगर ये एलिप्स होता तो भी, और अगर ये क्या होता, हाइपरबोला होता तो भी, हम जानते हैं, हम एक साधारण सी बात ये जानते हैं सर कि दोनों में ही अगर मैं इनकी फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो वो 2AE ही होती है, और यहाँ भी अगर आप दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो 2AE ही होती है। याद आ रही है आपको ये बात? तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों फोकाई के बीच, मतलब अगर मैं एलिप्स की बात करूँ तो वो कितनी है सर, 2AE, और अगर हाइपरबोला की बात करूँ तो वो है 2AE डैश, क्योंकि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपने ई डैश ली है और उनके अकॉर्डिंग वो कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, वो डिस्टेंस है 2√3, है ना, तो 2 टाइम्स √3, और ये भी कितना है, 2 टाइम्स √3। इससे मैं एक छोटा सा कंक्लूजन नॉ निकाल पा रहा हूँ सर, क्या कि सर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा एक और बात कर लें क्या कि सर इनके जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं, क्या उनको लेकर आपको क्लैरिटी है? मतलब हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस अलग होगा, एलिप्स का ट्रांसवर्स एक्सिस अलग होगा, तो हाइपरबोला की हर एक चीज़ को इक्विवेलेंटली में A डैश, E डैश, B डैश इनसे डिनोट करूंगा, और एलिप्स के हमारे A, B, E इस तरीके से हम ले लेंगे। ये बात आपको समझ आई? अब सर एक बात बताओ, AE की वैल्यू कितनी आप अचीव कर रहे हो? अगर मैं AE की वैल्यू आपसे बात करूँ तो बड़े आसान सा ऑब्जर्वेशन है, आप सब देख पा रहे होंगे कि सर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो AE कितना आता है, √3। ना सिर्फ ये बल्कि हाइपरबोला के लिए भी ये 2 से 2 कैंसिल, तो उसके जो A डैश और E डैश का प्रोडक्ट आता है वो भी √3 आता है। आई थिंक आसान है चीज़ें, ये यहाँ तक का डेटा हुआ। उसने एक और बात कही थी आपसे, द डिफरेंस ऑफ देयर फोकल सेमी एक्सिस। अब अगर मैं बात करूं फोकल सेमी एक्सिस, तो इसका क्या मतलब है सर? सीधी सीधी सी बात है, ये अब आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये अब आपको बी तक ले जाना चाह रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे फोकल सेमी एक्सिस, तो मैं कैसे निकालूंगा सर? फोकल सेमी एक्सिस पर बात करते हैं अगर मैं बी और बी डैश पर बात करूं, पर यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अच्छा उसने एक और बात कही आपसे, है ना, फोकल सेमी एक्सिस पर मैं आ रहा हूँ, पर उससे पहले इस बात को देखो कि उसने कहा रेशो ऑफ देयर इसेंट्रिसिटीज।
तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि सर यहाँ आप ई और ई डैश में एक रिलेशन लगा सकते थे, है ना, कि सर आपके जो ई और ई डैश का रेशो है, रेशो ऑफ देयर एसेंट्रिसिटीज, है ना, एलिप्स इज टू हाइपरबोला, वो कितनी है 3/7। तो एक डेटा ये भी आया जिसके थ्रू अगर मैं इक्वेशन तक जाना चाहूँ तो ढूंढ लूंगा। अब बस अगर मैं ये डेटा यूज कर लूँ, कौन सा, द डिफरेंस ऑफ देयर फोकल सेमी एक्सिस इज इक्वल टू 4, तो शायद कुछ बात बन जाए। और अब अगर मैं बी तक पहुंच जाऊं इस तरीके से तो मैं चीज़ें निकाल सकता हूं बिना ज़्यादा मेहनत किए। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? पर सर इन सारी बातों से पहले एक छोटी सी बात गौर से सुनिएगा। क्या मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ फोकल सेमी एक्सिस का उनका डिफरेंस, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं इलिप्स में, गौर से सुनना, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। ये इलिप्स का सेंटर होता है, इलिप्स के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, आई होप आपको याद है, ये सेमी मेजर एक्सिस होता है और इसी को आप फोकल सेमी एक्सिस कहोगे क्योंकि इसी पर फोकस प्लेस्ड है, फोकस सिचुएटेड है। तो वो मेजर एक्सिस के हाफ की बात कर रहे हैं जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ए। अगर मैं हाइपरबोला के लिए बात करूं तो आई होप आपको याद होगा, अगर मैं सीधी सी बात करूं तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है इसे ही आप फोकल एक्सिस या फिर मेजर एक्सिस या इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2a, और अगर इसका सेमी हम निकालें तो ये डिस्टेंस भी कितनी होती है a, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया a डैश, तो इसलिए ये वैल्यू होगी a डैश। तो इनका डिफरेंस है ना, वो इनका डिफरेंस, वो फोकल सेमी एक्सिस मतलब a और a डैश का डिफरेंस कितना कह रहे हैं 4। तो उसने एक और इक्वेशन आपको देनी चाहिए, b तक वो नहीं पहुंचा रहा है इससे, वो आपको a पर ही लिमिट कर रहा है कि a और a डैश का जो डिफरेंस है वो है 4। तो इस तरीके से मैंने 2-3 क्रूशियल बातें निकाली और अब इनके बेसिस पे हम वर्कआउट करते हैं इन दोनों कर्व्स की इक्वेशंस को। क्या यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई डाउट? आई थिंक अभी तक तो हमने जो भी चीज़ें की हैं बहुत सॉर्टेड सी हैं, बहुत साधारण और सिंपल सी हैं। अब एक काम करते हैं सर, ये जो आपकी इक्वेशन है कौन सी, a और a डैश, ये जो a और a डैश वाली इक्वेशन है यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, मैं इसमें से क्या ऐसा ढूंढ सकता हूँ, गौर से सुनिएगा। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आपको नहीं दिख रहा कि सर मैं इसे लिख सकता हूँ √3/e, ये किसकी वैल्यू हो गई, a की, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं a डैश की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी √3/e डैश, जो कि किसकी वैल्यू होगी, a डैश की। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। एक छोटा सा काम और करता हूँ, ध्यान से देखना। क्या मैं ई डैश की वैल्यू यहाँ से, ध्यान से देखना, अगर मैं ई डैश की वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ तो शैलाई से यहाँ से सर अगर आप ई डैश की वैल्यू उठाते हो तो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जानी है 7e/3। आप देखो यहाँ से 7 को यहाँ पहुँचाया, 3 को यहाँ पहुँचाया और ई डैश को वहाँ पहुँचाया, तो शैलाई से ई डैश की वैल्यू कितनी होगी सर, वो होगी 7e/3। डिड यू ऑल गेट दैट? अब क्या, गौर से देखो सर, एक सिंपल सा काम हम करने वाले हैं। मैं ये a की वैल्यू यहाँ और ये a डैश की वैल्यू यहाँ, बट ऑफ कोर्स उसमें भी 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, e और e डैश। तो e डैश की वैल्यू रिप्लेस करते हुए उसे शिफ्ट करूंगा। क्या आपको ये बात समझ आई? तो हम इस पर सारा काम करेंगे। a माइनस a डैश, a कितना है सर, √3/e। तो पहले तो ये रख लेते हैं, तो ये कितना है सर, ये हो जा रहा है √3/e माइनस a डैश। अब a डैश कितना है उसे ध्यान से देखिए सर, a डैश है √3/e डैश, तो ये कितना है सर, √3/e डैश। तो √3 तो एज इट इज मैं रखता हूँ, लेकिन अब मैं e डैश की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। e डैश कितना है सर, वो है 7e/3। वो कितना है सर टेक्निकली सर, वो है 7e/3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई इस बात में? आई होप आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे 3 को मैं चाहूँ तो सीधा सीधा न्यूमरेटर में ले जाकर लिख सकता हूँ, कितना, 7e को तो आई कैन कीप एज इट इज और 3 यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आई एम गिवन कितना वैल्यू, इज इक्वल टू 4 वी ऑल आर गिवन। तो आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, शायद अब चीज़ें आसान होती चली जाएंगी और हम हर एक चीज़ निकाल लेंगे जो भी पूछी जा रही है, दी जा रही है, कही जा रही है। कैसे, गौर से देखना। एक छोटा सा काम, e और e यहाँ से कॉमन लेके वहाँ पहुँचाया, तो गौर से देखो भाई क्या दिख रहा है, ये √3 माइनस 3√3/7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स e। मैं 4 को आखिर में ले आऊँगा, ये कितना बन जा रहा है देखो, 4 टाइम्स √3 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 7। 4 को भी यहाँ ले ही आते हैं तो ये हो जाता है 4 इज इक्वल टू e। अब गौर से देखिएगा भाई, 7 माइनस 3 कितना, 4, तो हो जाता है 4 टाइम्स √3। ये कितना आ जाता है सर, ये आता है 4 टाइम्स √3 न्यूमरेटर में, है ना। 7 माइनस 3 कितना, 4। डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 7 × 4। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इज इक्वल टू e। कोई परेशानी, कोई इशू, कोई कंसर्न? आई थिंक अभी तक तो नहीं है। अब एक छोटा सा काम, गौर से देखिएगा, आपको बहुत आराम से दिख रही है सर, इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ रही है।
लेकिन ये इसेंट्रिसिटी किसकी आ रही है, देखो आप √3/7 में एक प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड है। आप देखो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी आ रही है कितनी, √3/7। हाँ सर, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी वैसे भी 1 से छोटी होती है, तो √3 जो भी होगा 1.732, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटी ही वैल्यू आपको देगा। तो ठीक है सर, ये तो सॉर्टेड है। मैं अगर ई डैश निकालना चाहूँ तो एक बार फटाफट ई डैश भी निकाल लेते हैं। ई डैश क्या निकाला था सर आपने, ई डैश हमने निकाला था 7e/3। ई डैश कितना था सर, वो था 7e/3, और ई कितना है सर, ई है आपका √3 अपॉन कितना 7। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इससे अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूँ कितनी, तो आप बहुत आराम से देख पा रहे हो भाई क्या, 7 से 7 कैंसिल, और एक छोटा सा काम और हम करेंगे क्या कि सर देखो ध्यान से, इस 3 को क्या मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, आई होप हम लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, गौर से देखिए भाई, उससे एक छोटा सा काम ये हो जाएगा कि देखो सर √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये बचेगा 1/√3। कोई दिक्कत तो नहीं है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ई डैश इतना छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि ई डैश की अगर ये वैल्यू आती है 1/√3, तो ये हो जाता है 1/1.732, तो ये तो 1 से छोटा हो गया। और ई डैश टेक्निकली क्या है, ई डैश आपने मानी है किसकी, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, और उस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर ई डैश हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है तो हम जानते हैं जो आपका ई डैश है वो क्या होना चाहिए, वो आपका टेक्निकली 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो इसेंट्रिसिटी आ रही है वो 1 से बड़ी नहीं आ रही। इक्वेशन तो हम बेशक निकाल देंगे, पर इसेंट्रिसिटी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो आपकी हाइपरबोला की होनी चाहिए वो आपकी बड़ी होनी चाहिए 1 से। क्या ये स्टेटमेंट आप सब एक्सेप्ट कर पा रहे हो? अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। करेक्शन जो मुझे लग रहा है वो ये कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू आपको 2√3 दी गई थी, इसे उन्हें दे शुड हैव केप्ट इट 2 टाइम्स √13। अगर इसे वो √13 रखते ना तो आपकी बात बन जाती। कैसे, सुनना ध्यान से, मैं इसमें एक छोटा सा करेक्शन दे रहा हूँ, जैसे कि उससे क्या होगा, गौर से देखो, ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स √13, ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स √13, है ना। उससे ए कितना हो जाएगा, ये √13, और ए डैश कितना हो जाएगा, √13। मैं बस एक करेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ ताकि अगर वो बात बन जाए तो बात बन जाएगी। और यहाँ पे ए कितना आता है, √13/e, और ए डैश कितना आता है, √13/e डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ई और ई डैश का रेशो तो 3/7 ही है, और ई डैश उससे 7e/3 ही रहेगा, और ए और ए डैश का डिफरेंस 4 है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी रखी, √13/e, तो ए की वैल्यू हम रखते हैं √13/e, और ए डैश की वैल्यू हम रखते हैं √13/e डैश। तो ये कितना होगा सर, ये होगा √13/e डैश। लेकिन ई डैश की वैल्यू हमने निकाली है कितनी सर, ई डैश की हमने वैल्यू निकाली है 7e/3, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा √13/7e/3, है ना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स √13/7e। तो यहाँ पर भी कितना होगा, √13, ये होगा √13, और हमने e को वहाँ भेज दिया 4e, है ना। फिर ये कितना हो जाता है 7 टाइम्स √13 माइनस 3 टाइम्स √13/7 × 4, बिल्कुल सही बात है। और साथ में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4। तो टेक्निकली ये कुछ ऐसा दिखेगा, √13/7 × 4 सॉर्टेड है। हाँ सर सॉर्टेड है, 4 से 4 कैंसिल। अब √13 कितना होता है, इसको ऐसे सोचेंगे, देखो 4 का स्क्वायर कितना, 16, यानी 16 का अंडर होता है 4, तो √13 का √4 से तो छोटे ही होगा। अब 4 से छोटी कोई वैल्यू, यानी लेट्स से 3.8 मान लो, उसको अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो 1 से छोटी आनी है। तो अभी भी इसेंट्रिसिटी ये वाली जो है, ये जो आपकी आ रही है, कितनी आ रही है, इस इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आ रही है आपकी √13/7, बिल्कुल सही बात है। ये तो आपकी लेस देन 1 ही है, तो ये तो हाइपरबोला के, सॉरी इलिप्स के लिए सब कुछ सही है ना। लेकिन अगर मैं इसके लिए बात करूँ, अगर मैं हाइपरबोला के लिए करेक्शन की बात करूँ, तो ई डैश कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ई डैश जो आपका आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ई डैश कितना था सर, ई डैश था आपका 7e/3, ई डैश था 7 टाइम्स ई, ई कितना है भाई, √13/7 टाइम्स कितना 3। अब अगर मैं इसमें कुछ करेक्शन का स्कोप देखूँ तो हाँ सर बात बन गई। बात इसलिए बन गई क्योंकि गौर से देखो 7 से 7 कैंसिल, है ना। अब सोच के बताओ √9 कितना होता है सर, √9 होता है 3, तो 9 से तो ये बड़ा ही है, तो ये जो न्यूमरेटर है वो 3 से बड़ा होगा, और ये जो है 3 है, तो 3 से बड़ी वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ी ही वैल्यू आएगी, यानी कि जो √13/3 है वो बेशक ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसमें बस एक छोटा सा टाइपो था जो हमने यहाँ पर नहीं मेंशन था, वो क्या कि इस वैल्यू को 2 टाइम्स √13 होना चाहिए था, बस अगर वो होता तो आंसर आपका सही आता। अभी फिलहाल हमारी क्या आई है, अभी आपकी
एलिप्स और हाइपरबोला की आपने इसेंट्रिसिटी निकाली है। अब इसेंट्रिसिटी अगर आ गई है और अगर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है तो मैं दोनों कर्व्स की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है AE कितना है। सर AE है √13। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे पता है AE अगर √13 है तो दोनों की इसेंट्रिसिटी बताओ सर। एक है √13/7 और एक है √13/3, है ना। अगर मैं आपसे एलिप्स की बात करूँ तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या है सर? वो है एलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी है भाई सर? वो है आपकी टेक्निकली √13/7। और अगर मैं आपसे हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी पूछूं तो वो कितनी है भाई? हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी आप देख पा रहे हो वो है √13/7। डू यू ऑल गेट दैट? अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा उसे समझते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर E दिया है लेकिन मुझे AE भी दिया गया था। आई होप आपको याद आ रहा है AE कितना है सर? AE आपका है √13, है ना। और A' भी कितना है? अगर आप देखोगे तो A' भी √13 ही था। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको एक बड़ी काम की बात पता चलेगी, वो क्या है कि आप A निकाल लोगे, है ना। तो यहाँ से ये कितना है? √13। यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू रखता हूँ √13/7, क्या आप देख पा रहे हो? जैसे ही मैं √13/7 रखता हूँ तो A टाइम्स √13/7 इज इक्वल टू √13। क्या आपको क्लिक कर रहा है कि सर A की वैल्यू कितनी आनी तय है? 7। सिमिलरली E की वैल्यू √13 मेरे ख्याल से मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है जो कि √13/3 है, ना कि 7। तो ये कितना होगा? ये होगा 3 टेक्निकली, है ना। और अगर ये 3 है तो A' इंटू E' कितना है? √13/3 इज इक्वल टू √13। तो A' कितना आता है सर? देखो √13 से √13 कैंसिल, तो ये कितना आता है? 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चूंकि आपको A' पता चल गया है तो क्या आप B' पता कर सकते हो? सर एलिप्स में क्या होता है? सर एलिप्स में मैं जानता हूँ, सीधी सी बात है, मेजर एक्सेस आपका x एक्सेस ही है। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है सर? E² इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, एलिप्स है B²/A²। बोले तो नहीं हो? अच्छा, तो क्या? तो सर E पता है, A पता है, B पता करना है। बिल्कुल सर। अगर मैं कुछ चीज़ें आपके लिए एडजस्ट करना चाहूँ तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? गौर से देखो, अगर मैंने A को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, घबराइएगा मत। ये कितना हो जाएगा? E² A², है ना, इज इक्वल टू कितना? A² माइनस B²। अब अगर आप B² को उधर ले जाएं और E² को इधर ले आए तो हो जाता है A² टाइम्स 1 माइनस E²। क्या आपको ये रिलेशन याद है एलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में? अगर आपको ये रिलेशन याद है एलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में तो इसी पर बात करते हैं और B तक पहुंचते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? अब जब आप B तक पहुंचना चाह रहे हो तो E कितना है सर? E है आपका √13/7, है ना। √13/7 का स्क्वायर कितना? 13/7, है ना। और ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 1 में से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? A के स्क्वायर यानी किससे? 49 से। और यही वैल्यू आपको क्या देगी? ये वैल्यू आपकी होगी B² की। सॉर्टेड है। यहाँ से अगर मैं बस लिखना चाहूँ तो A² कितना लिख दूंगा सर? A² आप लिख देंगे 49। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, गौर से देखो, ध्यान से समझना। एक गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि जब आपने E की वैल्यू √13/7, तो E का स्क्वायर है ना, तो 7 क्यों लिखोगे सर? ये 49 होगा। हम रियली सॉरी फॉर दिस। वही मैं सोच रहा था कि नेगेटिव क्यों आ रहा है। अब देखो भाई, ये हो जाने वाला है 49 माइनस 13। बिल्कुल सही बात है। 49 माइनस 13 कितना होगा सर? 49 में से 13। आप 50 में से 13 घटाओ। देखो सीधी सी बात है, 49 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 49 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा? 39। 39 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना? 36। तो आता है 36। ध्यान से देखना, 49 से 49 कैंसिल, तो 36। B² की वैल्यू कितनी आती है? अगर मैं पूछूं आपसे तो B² की वैल्यू आप निकाल पाए 36। बहुत बढ़िया। मुझे A² और B² पता चल गए तो क्या मैं एलिप्स की इक्वेशन लिख सकता हूँ? हाँ सर। एलिप्स की इक्वेशन क्या आती है सर? ध्यान से देखो, x²/A², यानी कितना? A यानी कितना भाई? A आपका 7 था तो A² कितना? 49। सही है क्या? माइनस, सॉरी प्लस, एलिप्स आप लिख रहे हो, y²/B² वो कितना है? 36। और इस तरीके से आप एलिप्स लिख लेते। इसमें फिर कुछ भी उसने पूछा होता, लेटस, रेक्टम, फोकाई, सब हम निकाल देते, कोई विशेष बात नहीं थी। अब मैं आता हूँ हाइपरबोला के पास। हाइपरबोला में क्या सर? अगर आपको A' पता है तो फिर वही बात, हाइपरबोला में हम जानते हैं जो रिलेशन होता है वो होता है E² इज इक्वल टू 1 प्लस B²/A²। फिर वही बात, आपको क्या क्या पता है? आपको A और E पता है, B तक पहुंचना है। B का रिलेशन आप जानते हो क्या? अगर भूल गए हो तो फटाफट इससे बना लो। कैसे? B² यहाँ आया, A² यहाँ आया, तो A² प्लस B² इज इक्वल टू A² E²। A² वहाँ शिफ्ट किया तो B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गौर से देखिएगा,
जो आपके बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आप उसे क्या लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। यानी मेरा तरीका बस ये है कि एलिप्स में जहां 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, हाइपरबोला में वो ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, बस इतना सा फर्क। और ये जस्टिफाइड है, क्यों, सुनना, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी तो 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी तो 1 को उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, सॉर्टेड सी बात है, ऐसे याद रख लो। चलो अगर मैं बी ढूंढना चाह रहा हूँ तो बी स्क्वायर कितना आएगा, देखो भाई सर ए स्क्वायर, ए कितना आया है, ए डैश आया है, बाय द वे यहाँ पे सब बी डैश ई डैश और ए डैश चलेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं डैश लगा देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो, बस कन्फ्यूज मत रहिएगा किसी भी बात को लेकर, है ना। तो यहाँ पर ए डैश कितना है भाई, ए डैश है 3 तो ए डैश का स्क्वायर 9 है ना, 9 टाइम्स ई स्क्वायर, अब ई स्क्वायर देखो मतलब ई डैश का स्क्वायर, तो ई डैश का जब आपने स्क्वायर किया तो √13 का स्क्वायर कितना 13, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1। आई होप आपको सीधे सीधे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो बी डैश का स्क्वायर आने वाला है 13 माइनस 9 कितना, तो 13 में से 9 घटाया तो 4, तो कितना बचा 4/9, 9 से 9 कैंसिल, तो ये आया 4। तो बी डैश भी पता है और ए डैश भी पता है। अगर ए डैश है 3 तो ए डैश का स्क्वायर कितना होगा 9। तो आई थिंक क्या मैं इस हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, कुछ नहीं बदला है, तो 9 और 4 यहाँ पर आने वाले हैं, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी भाई, हाइपरबोला की इक्वेशन होगी x² / a डैश का स्क्वायर विच इज व्हाट, विच इज 9 माइनस y² / b डैश का स्क्वायर, और b डैश का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। आई थिंक चीज़ें आसान है, यहाँ तक तो कोई डाउट, परेशानी, इशू या कंसर्न नहीं। एक अच्छा सिंपल बेहतरीन सा क्वेश्चन जिसके थ्रू हमने शायद एक अच्छी डिटेल्ड इंसाइट्स ली आपके हाइपरबोला के कंसेप्ट को लेकर। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखो, इफ द लेटस रैक्टम, तो सर आपका जो हाइपरबोला है उसकी जो लेटस रैक्टम है वो एक राइट एंगल सबटेंड कर रही है आपके सेंटर ऑफ द हाइपरबोला पर, तो उसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। मेरा यकीन करिए एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा और आसान क्यों, क्योंकि इसको अगर आपने ठीक से विजुअलाइज कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। गौर से देखो, अगर ये रहा सर आपका मान लो कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये रहा लेट्स से आपका क्या ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स बना लेता हूँ जिसकी आवश्यकता नहीं है ना, और अगर मैं आपको इसका क्या बना कर दे दूँ, ये बस यही हिस्सा बना रहा हूँ, दूसरा वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, और मान लेते हैं सर ये रही इसकी लेटस रैक्टम। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं कि इसकी ये लेटस रैक्टम बेशक हो सकती है, और अगर ये इसकी लेटस रैक्टम है तो क्या, तो देखो ध्यान से, तो खास बात जो आप सभी को नोटिस करनी होगी वो ये, गौर से सुनिएगा कि सर देखो लेटस रैक्टम के एक्सट्रीम्स क्या होते हैं सर, एक ये होता है और एक ये होता है। सीधी सीधी सी बात है, फोकस से पास हो रही डबल ऑर्डिनेट है और ये आपका सेंटर है। अब गौर से सुनना कुछ काम की बातें, ओरिजिन यानी सेंटर, है ना, इसे मैंने कनेक्ट किया आपके लेटस रैक्टम के एक्सट्रीम से, यानी इससे और इससे। उनका कहना है कि ये जो एंगल है ये एक राइट एंगल है, यानी ये एक 90 डिग्री का एंगल है, जैसे आप π/2 भी लिख सकते थे। आप एक बात सोच के बताओ, बड़ी साधारण और सुलझी हुई सी बात है, क्या आपको सिमेट्री से नहीं दिख रहा, क्या आपको सिमेट्री से बड़ी आसान सी बात ये नहीं दिख रही कि सर जैसा ये इतना, जितना ये यहाँ पर इंक्लाइंड है उतना ही ये यहाँ पर इंक्लाइंड है, क्योंकि सॉर्टेड सी बात है सर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये साइड कॉमन साइड है, और इवन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो टेक्निकली अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 होंगे, यानी π/4 ईच। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? बहुत सॉर्टेड सी बात है। और चूंकि ये डबल ऑर्डिनेट है, क्योंकि लेटस रैक्टम है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर ही रही है यहाँ पर। मुझे बस एक बात बताओ, अगर मुझे इसकी सेंट्रिसिटी तक जाना है, अगर मुझे इसकी सेंट्रिसिटी तक जाना है तो क्या मैं ये बात यूज कर सकता हूँ कि सर बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर वो होंगे AE, 0, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा AE, B²/A, बस बात बन जाएगी। ऐसे कैसे बन जाएगी? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप एक छोटी सी बात का जवाब दो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे कहता हूँ O, इसे कहता हूँ S और इसे कहता हूँ P, गौर से सुनिएगा, मुझे ट्रायंगल OSP में, है ना, अगर मैं आपसे ट्रायंगल OSP में आपसे बात करूं तो क्या आप मुझे 1045 बता सकते हो? क्या आप मुझे 1045 बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। 1045 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर है आपकी ये लेंथ, परपेंडिकुलर है आपकी ये वाली लेंथ, है कि नहीं?
और ये लेंथ कितनी है सर, p का y कोऑर्डिनेट, और p का y कोऑर्डिनेट कितना है, b स्क्वायर अपॉन ए। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है b स्क्वायर अपॉन ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक सर समझ आ रही हैं चीज़ें। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं बेस पर आपसे सवाल करूँ तो बेस क्या होगा सर, बेस होगा आपका ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है सर, ये इसका x कोऑर्डिनेट जो कि क्या है AE, तो यहाँ पर AE भी मेरे पास है। बहुत बढ़िया सर, अभी क्या, अब शायद कुछ तो हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं इस बारे में बात करते हैं, गौर से सुनना, सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। 1045 कितना होता है आप ये बताओ सर। 1045 1 होता है, ट्रिगो में हम पढ़ेंगे कैसे होता है, बात करेंगे। तो 1045 अगर 1 है और मैं अगर ई को इधर ले तो ये हो जाता है ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन, गौर से सुनना, बी स्क्वायर अपॉन ए, और ए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कुछ क्लिक कर रहा है आपको, कुछ नज़र आ रहा है, कोई खास प्रॉपर्टी, कोई खास बात नज़र आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो सोच के देखो, हम हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं सर। जितना हमने पढ़ा है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ई स्क्वायर तो ई स्क्वायर है, 1 1 है, क्या मैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को ई से रिप्लेस कर सकता हूँ? ट्राई कर लो सर। ये किया, चीज़ों को इधर शिफ्ट किया तो हो जाता है ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम करेगी? मुझे दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -1 हो और उनका सम -1 हो। मुश्किल हो सकती है शायद, तो मैं श्रीधर आचार्य मेथड लगाता हूँ और इसके रूट्स निकालता हूँ। तो जो ई की वैल्यू आने वाली है वो होगी -b, है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ई की जो वैल्यू होगी -b, यानी माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -4ac, -4 इंटू -1 प्लस 4, और c तो आपका 1 है ही, मतलब c तो -1 था ही और a आपका 1 था ही, अपॉन 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब एक बात बताओ, सोच के बताना, सिंपल सी बात है, ये हो जा रहा है अंडर रूट 5 होता है 2.25। अब अगर 1 में से 2.25 सब्ट्रैक्ट किया तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो होती नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी सर, वो होगी 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। इससे याद रखना, इस बात को अच्छे से याद रखना। क्यों याद रखना सर? क्योंकि गौर से सुनिएगा, अगर कभी भी कोई हाइपरबोला में उसकी लेटेस्ट रेक्टम सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करे तो उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड रहती है अंडर रूट 5 प्लस 1/2। याद रहेगी ये बात, एक आसान सिंपल सॉर्टेड सी बात है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत खास, बहुत नया, बहुत विशेष हो, बहुत बेसिक सी बात है हमने यूज की। ये एक तरीके से लगने को टफ लग सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पता हो, जो आप नहीं जानते हो। मेरे ख्याल से अब हर एक चीज़ हमने पढ़ी है सर, तो बस चीज़ें सोचते चले जाना है, करते चले जाना है और बात बन जाएगी। बात बनाते आपको आ रही है कैसे चीज़ें करनी। ये रही भाई आज के इस लेक्चर का कल्मिनेशन। मतलब हमने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से बिल्ड की है कि चीज़ें कैसे होती हैं। इसी कहानी को बढ़ाते चलेंगे हम और डिस्कस करेंगे कि अगर पैरेलल हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, आपके एक्सिस किसके, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, तो फिर कैसे होंगी, फिर इक्वेशन में क्या बदलाव आएंगे, और फिर कहानी वैसे ही जैसे हमने पैराबोला और एलिप्स में की वही कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी सिंगेज बुक के थ्रू हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स लिंक पर क्लिक करना होगा जो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।